नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता भूल गलती। अगर इस कविता की बात करें तो यहाँ पर कैसे विचार आए हैं, कैसे इस कविता की आधार तैयार किया गया है, उसके बारे में अगर हम विस्तार से जानें तो जो मुक्तिबोध है ये कम्युनिस्ट आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। 1946 ईस्वी की अगर बात करें तो 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना इलाके में हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके विरुद्ध किसानों ने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह कितने लोगों ने किया? लगभग 200 गांव थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया और इन गांवों को मुक्त भी करा लिया गया था। इन किसानों ने अपनी सरकार स्थापित कर ली थी, लेकिन 1947 में 1947 भारत के स्वतंत्र होने पर जो कांग्रेसी सरकार आई उसने किसानों के इस आंदोलन को कुचलने का काम किया। जनरल करियप्पा की फौजें गांव दर गांव किसानों को रक्त में डुबोती रही और साथ ही साथ इसका प्रचार भी चलता रहा कि देश में जनतंत्र का शासन स्थापित हो गया है। यानी एक तरफ तो बंदूक की नोक थी और दूसरी तरफ जनतंत्र का प्रचार हो रहा था। इस समय जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे वो इस भ्रम के शिकार रहे और अंततः 1952 में 1952 में अगर देखें इस आंदोलन को कुचल दिया गया। शासन की क्रूरता, बुद्धिजीवियों का जो स्वार्थपूर्ण व्यवहार था, इस कविता में इन्हीं बातों को उजागर करने का प्रयास इन्होंने किया है। उस समय जो घटनाएं घटित हो रही थी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के आसपास के इलाके में, उनको आधार बनाकर इस कविता की रचना इन्होंने की है। तो आइए इसकी विस्तार से व्याख्या समझने का प्रयास हम करते हैं। क्या कहते हैं? भूल गलती आज बैठी है ज़रा बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। कवि हमारे इसमें जो कवि है वो क्या कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व अथवा सामाजिक जीवन की जो भूलें हैं या जो हमारी गलतियां हैं, अर्थात हमने जो गलतियां की है वही आज बैठ गई है। कहाँ बैठ गई है? ज़रा बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। तख्त किसका है? दिल का जो तख्त है उस पर ज़रा बख्तर यानी लोहे का कवच पहनकर। कवच किसका बना हुआ है? लोहे का। और यही भूल और गलतियाँ आज तख्त पर विराजमान है, बैठ गई हैं और शासन भी चला रही हैं। चमकते हैं खड़े हथियार उनके दूर तक। और उन्होंने जो हथियार धारण किए हुए हैं जिनसे लोगों में आतंक बना हुआ है वो दूर तक चमचमा रहे हैं। आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी। और यहाँ पर जो लोग हैं उनमें आतंक का भाव है। लोगों पर आतंक जमाने के लिए भांति भांति के उन्होंने हथियार एकत्रित कर लिए और उन हथियारों की चमक दूर दूर तक दिखाई देती है और उनकी आंखों से भी ऐसी ही रोशनी निकलती है। कैसी? जैसे किसी नोकदार नुकीले तेज पत्थर सी, किसी नोकदार तेज पत्थर की नोक पर चिलक रही है। खड़ी है सिर झुकाएं सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खम्भों पर मेहराबों थमे दरबारे आम में। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि उनके आतंक के सामने खड़ी है सिर झुकाएं। सबने समर्पण, सिर झुकाने का मतलब क्या है? समर्पण कर दिया है। सभी लोग कतारबद्ध होकर सलाम की मुद्रा में, बेबस बेजुबां, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, वो बेबस है और सलाम की मुद्रा में झुके हुए हैं। अनगिनत खम्भों मेहराबों थम्बे दरबारे आम में। और ऐसे लगता है कि दरबार में अनेक जो अत्यंत भव्य है उसमें अनगिनत खम्भे हैं और उन खम्भों के बीच अनगिनत मेहराबें पड़ी है। दरबारे आम कौन सा होता है? वह जगह जहाँ बादशाह जनता के सामने अपने निर्णय सुनाता है। दरबारे आम यानी आम जनता का जो दरबार होता है, उस बड़े महाविशाल दरबार में सब सिर झुकाकर खड़े हैं। सब जो सत्ता पर हमने गलतियां बिठा दी है, गलतियों का शासन स्थापित हो गया है, उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। तो यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं कि शासक सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा। यहाँ पर जो शासक है, शासक को जिस अपराधी के बारे में निर्णय सुनाना था, क्योंकि दरबारे आम लगा हुआ है,
उस दरबारे आम में जो निर्णय की बात चल रही है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। वो सामने खड़ा है दरबार में जिसका निर्णय सुनाया जाना है। बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, और उसका व्यक्तित्व यहाँ वर्णित किया गया है कि अजब सी तिरछी लकीरों से उसके चेहरे पर अनेक घाव हैं। तिरछा आड़ी तिरछी जो लकीरें हैं उससे कटा पिटा, और जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, और उन घावों के कारण उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया है, जिस पर जब नज़र पड़ती है तो दिल कांप उठता है। और दिल से क्या निकलती है? हाय निकलती है। दिल की भाप किसके रूप में? हाय के रूप में। क्यों? क्योंकि उसको देखकर वो हथकड़ी पहनकर खड़ा है, लेकिन उसका कद कैसा है? ऊंचा है, ऊंचा कद है। समूचे जिस्म पर लतर झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। उसका जो जिस्म है कपड़ों की जगह पर, उसके जिस्म पर लतर यानी लत्ते या कपड़ों की जगह पर क्या है? गरीबी और परेशानी। गरीबी और परेशानी वहाँ पर दिखाई देती है, और उसके शरीर से टपकते हुए खून के लाल दाग भी उन लत्तों पर, उन कपड़ों पर, उन वस्त्रों पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उस शख्सियत की बात करी जा रही है जो दरबारे आम में जिसको लाया गया है, जिसके खिलाफ अब फैसला सुनाया जाएगा। और वो कौन है? वह कैद कर लाया गया ईमान। और वो कौन है? वो ईमान है जिसको कैद करके लाया गया है, जिसको गुनहगार बनाया गया है। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। सुल्तान यानी जो गद्दी पर विराजमान है, उसकी आंखों में आंखें डालकर वो खड़ा है। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, सब खामोश। और वो स्वाभिमान उसके भीतर सुरक्षित है। जहाँ सभी लोग सिर झुकाए खड़े हैं, वहीं वो सिर उठा कर खड़ा है। स्वाभिमानी निगाहें डालने से तात्पर्य क्या है? वो निगाहें झुका कर नहीं खड़ा, बल्कि शासक की आंखों में आंखें डालकर निडरता के भाव से वो खड़ा है। और बिजलियां फेंकता, बेखौफ नीली, उसकी आंख में जो अग्नि के समान नीली बिजली के टुकड़े जैसे निकल रहे हैं। चारों तरफ सब खामोशी हैं, चारों तरफ खामोशी पसरी हुई है। लेकिन शासक के आंतक और कैदी की निडरता के बीच अगर हम देखें तो आंखों ही आंखों में संवाद जारी है, बातचीत चल रही है। मनसबदार, शायर और सूफ़ी, अल गज़ाली, इबे सिना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपा सालार, सब सरदार हैं खामोश। कि सब यहाँ पर कैसे हैं? सब खामोश हैं। यहाँ कौन कौन खामोश है उनके बारे में भी विस्तार से बताते हैं कि जो मनसबदार हैं, सब खामोश में कौन है? जो मनसबदार यानी जो पद अधिकारी हैं वो खामोश हैं। शायर जो कवि हैं, सूफ़ी संत खामोश हैं। इसके साथ साथ अल गज़ाली, ये कौन थे? दार्शनिक हैं। तो जो दार्शनिक विचारधारा के लोग हैं वो भी खामोश हैं। इबे सिना, ये कौन है? एक ज्योतिषी है, ये ध्यान में रखें। इबे सिना कौन है? एक ज्योतिषी है, ये भी खामोश हैं। अल बरूनी, सब जानते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, ये भी खामोश है। इसके साथ साथ सभी जो ज्ञानी है, चाहे आलिमो फाजिल, ये सब जो इस्लामी डिग्रियां प्राप्त करने वाले हैं, ये भी आलिमो फाजिल, ये इस्लामी डिग्रियां हैं, ये डिग्री प्राप्त करने वाले लोग भी खामोश हैं। सिपे सालार और सब जो सरदार है, जो सेनापति हैं, शिक्षित है, नेतृत्व करने के योग्य हैं, लेकिन सब चुप हैं, सब खामोश हैं। तो यहाँ पर उस समय की जो शासन और सत्ता की बातचीत है वो बता रहे हैं कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर है। नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने शाहे शाह। सुल्तानी ज़रा वक्त बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना ज़माना सांप का काटा भूल आलमगीर। इन पंक्तियों में जो कवि है वो सामंती व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं कि नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त। ज़िंदगी शर्म से कब जीनी पड़ेगी? जब ईमान उनकी सारी शर्तें मान लेगा। नामंजूर, लेकिन ईमान को जिसको पकड़कर कैदी बना लिया गया है उसको शर्म की ज़िंदगी जीने की शर्तें मंजूर नहीं है, वो उनको नामंजूर करता है। अपने सिर झुकाकर जीना उसे पसंद नहीं है।
हठ इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कि वो हट कर रहा है, हट किसका, इनकार का, और सिर तान कर कि उसने हट कर लिया है, इन शर्तों पर वो अपना जीवन नहीं बिताएगा। वो अपना खुद मुख्तार, वो अपनी ज़िंदगी का खुद मुख्तार है, अपना जीवन वो अपनी ही शर्तों पर जिएगा, वो अपने जीवन का खुद बादशाह है। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने स्याए शाह, कि ऐसे माहौल में कोई सोचता है कि सल्तनत पर यानी इस शासन पर ऐसे लगता है कि घने काले बादल छाए जा रहे हैं जो अब इसे समाप्त कर देंगे। सुल्तानी ज़िरा वख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, कि जो सुल्तानी लोहे का जो कवच दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है, रेत का बना हुआ है, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, कि ऐसे नज़र आता है कि वो लोहे का रक्षा कवच जो बना हुआ है वो दरअसल वास्तव में किसका है, मिट्टी का है। और वो बादशाहत की जो पुरानी अकड़ है वो कैसे शहंशाह यानी वो कैसे टूट जाएगी, रेत के ढेर के समान, कि जैसे रेत भुरभुरा कर गिर जाती है वैसे ही जो शासन पर बैठा हुआ बादशाह है वो भी समाप्त हो जाएगा, उसमें भी कोई दम नहीं है। जो शाही धाक है अब सिर्फ सन्नाटा है, कि जो शासन का या तख्त का डर है वो केवल अब खोखला हो गया है और केवल सन्नाटा मात्र रह गया है। लेकिन कवि यहाँ पर चौकन्ना रहने के लिए कहता है, और क्या कहता है, ज़माना सांप का काटा भूल आलमगीर, कि हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। सांप कितना भी मरियल या कमज़ोर ना हो, वो जहर उसके भीतर हमेशा भरा ही रहता है और उसके काटने से जहर चढ़ ही जाता है। ज़माना सांप का काटा भूल यानी भूल मत करो। क्यों? क्योंकि जो सांप का अगर काट ले तो उसका चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो उसका जहर असर कर ही जाता है। तो यहाँ पर सामंती व्यवस्था के बारे में बताया है कि हमें इनसे सावधान रहना ही चाहिए। तो कवि कहता है कि हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1952 में जो ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था, ऐसे लगने लगा था कि जो पुराने ज़मींदार हैं उनका जो फन है वो कुचल दिया गया, उनको उखाड़ दिया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो यहाँ पर उसी असावधानी का कवि विरोध करते हैं कि हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। मेरी आपकी कमज़ोरियों के शाह लोहे का ज़िरा बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जा, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि हमें यह भूल नहीं करनी चाहिए, बादशाह अब भी ताकतवर है। तो इसका कारण क्या है कि ये हमारी ही कमज़ोरियां हैं जिनका वो फ़ायदा उठाते हैं। कौन? जो लोहे का ज़िरा बख्त पहने हुए हैं और स्वयं खूंखार हो गए हैं, हमारे प्रति जो खूंखार हो गए हैं, हमारी ही गलतियों का वो फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, और वो खूंखार होकर जो बादशाहत करने लगते हैं वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, और वो जो सच्चाई है उसको समाप्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम उनके प्रति निराश हो जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। वह बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, और वही हमारी गलती का परिणाम क्या होता है कि वो जो काले लोहे का रक्षा कवच है वो हमारी अपनी ही कमज़ोरियों से हमारी ही बस्तियों को उजाड़ डालता है, वो खूंखार हो जाता है, क्योंकि वो सच की आंखें निकाल डालता है, सच्चाई और ईमानदारी को वो ख़त्म करके अपना शासन चलाने लगता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में शाही मुकाम में, कि यहाँ पर वो बताना चाहता है यह दिल की बस्तियाँ क्या है, कोमल भावनाएं हैं, जो हमारी कोमल भावनाएं हैं उन सबको वो ख़त्म कर देता है ताकि क्रूरता बनी रहे। इस तरह वो चारों तरफ से हमारी चेतना को घेर लेता है। हमारे बेसिर पैर, हमारे पाँव के नीचे कोई कठोर आधार नहीं रहता, हम बेसिर पैर के हो जाते हैं, न हम सोच पाते हैं ना ही हम चल पाते हैं, क्योंकि सिर जहाँ दिमाग काम करता है, पैर जो हमें आगे लेकर जाते हैं। उनका जो सरकारी तामझाम है वो हमें चमचमाता हुआ नज़र आता है।
वो पद प्रतिष्ठा के जो तमाम अवसर हैं उन्हीं के लालच में उनके गुलाम बनकर हम रह जाते हैं। शाही मुकाम में यानी उनके शाही मुकाम में जो अवसर या पद प्रतिष्ठा हमें मिलती है, हम उसके लालच में आकर उनके गुलाम होकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर बुद्धिजीवियों की बुद्धि को खरीद कर वो उन्हें अपना नौकर बना लेता है और वे उसकी क्रूरता के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। यही भाव यहाँ पर कवि स्पष्ट करना चाहता है। इतने में हामी में से अजीब करा सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो स्वयं गलती है वही वहाँ पर क्या है, विद्रोही जो स्वयं ईमान है उसको कैद कर लिया है। जो गलती है वो सिंहासन पर विराजमान है, जो विद्रोही है वो सिंहासन पर विराजमान है, और जो स्वयं ईमान है उसको कैद कर लिया गया है। लेकिन जनता चुप है, दरबारी खामोश है, बुद्धिजीवी सब चुप हैं और उनमें एक कवि भी शामिल है, यानी सब आधारहीन हो गए हैं। लेकिन तभी क्या होता है, इतने में हमी में से, तभी उस भरे दरबार में से हमी में से कोई एक अजीब से कर्राह सा कोई निकल भागा, कि अजीब से शोर के साथ कोई वहाँ से निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। और ये घटना घटित होते ही उस भरे दरबार में जहाँ आम जनता खड़ी थी, मैं भी एकदम चौकन्ना हो गया। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, कि वहाँ जो कतारों में खड़े थे, पंक्तियों में खड़े थे, वो कैसे थे, खुदगर्ज थे, हथियारों के साथ खड़े थे, लेकिन स्वार्थी थे। बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए, और सब अचानक से सहम गए इस घटना के घटित होते ही। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुँहे पन के 100 तुजुर्बों की बुर्जी से भरे। और वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कैसे थे, उनके जीवन का जो समूचे जीवन का अनुभव है, दो मुँहेपन का अनुभव था। दो मुँहेपन यानी दो मुँह, जिनके दिल में कोई और बात थी और जुबान पर कोई और। दिल में अलग जबड़ा यानी दिल में कुछ अलग बात, जबड़ा यानी जुबान पर अलग बात, अलग दाढ़ी लिए और अलग तरह के वेश उन्होंने धारण कर रखा था जो कि दोगला था। वो सब दड़ियल सिपा सालार संजीदा, जो दाढ़ी युक्त सिपा सालार वहाँ पर खड़ा था वो भी उसके भागते ही संजीदा हो गया, चौकन्ना हो गया, और सब सहम कर रह गए। किसी एक व्यक्ति के कदम उठाने से वहाँ पर अचानक से क्या हो गई, हलचल होने लगी। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुँचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। लेकिन तभी क्या हुआ कि कोई छापामार युद्ध चलाने के लिए अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि वो छापामार युद्ध करके इन सबको तहस नहस करना चाहता था। इलाकों में जाकर वो छिप गया, लेकिन वो छिपा नहीं, वो सक्रिय है। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, कि जिन दर्रों का, जिन उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का कोई नाम नहीं है, बेमालूम जिनका कोई पता नहीं है, ऐसे दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में, कि सच्चाई की जो रोशनी है, जो तेज अक्ष, तेज किरणों का जो हल्का उजाला है, उससे एक नई सुबह हुई है। मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जिसकी चेतना में क्या है, सच्चाई का संकल्प है, वो फिर से आएगा। संकल्प धर्मा, कि जिसने अपनी चेतना में संकल्प कर लिया है अपने धर्म का, तो वो आएगा। और उसकी आवाज़ कैसी है, रक्त प्लावित स्वर, यानी आवाज़ कैसा है, रक्त से लथपथ है। और कवि को आशा है कि इस शासन के समाप्त हो जाने की जो इच्छा आज कवि के हृदय में जागृत हुई है, वर्तमान आतंक के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है, लेकिन आगामी दिनों में सच्चाई का सहारा पाकर वही इच्छा स्वर्णिम अक्षरों में प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, कि वही स्वर्णिम हमारे हृदयों में जो गुप्त भाव है वो स्वर्ण अक्षरों में प्रकट होगा और उसकी अनदेखी कर पाना यहाँ पर असंभव हो जाएगा। तो ये कविता है, और यहाँ पर जो ये उन्होंने लिखा है, ये कविता जो लिखी है, ये बताती है कि हमें किस प्रकार से तत्कालीन सत्ता
में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जिस भूल और गलती को हमने सिंहासन पर विराजमान कर दिया है, उससे हमें मुक्ति कैसे प्राप्त करनी चाहिए। ये इनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा से ली गई है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है, लोगों को जागृत किया है कि हमें अपनी भूल और गलतियों को सिंहासन से उतार देना चाहिए, ताकि नया उजाला, नया प्रकाश या नया शासन स्थापित किया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।